नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आर्य सभ्यता। जी हाँ, ये आर्य शब्द जो है इससे आपका परिचय लगातार होता रहा है। आम जीवन में भी आर्य शब्द जो है वो बार बार प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। इसके अलावा हम अपने सामाजिक जीवन में भी आर्य शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, सुनते भी हैं। तो ये आर्य शब्द कहाँ से आया, ये आर्य शब्द के जनक कौन थे? तो आइए थोड़ा सा इतिहास में हम पीछे की ओर चलते हैं। आप याद कीजिए, आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि किस प्रकार भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास में समाप्त हो गई थी। इसकी समाप्ति के बहुत सारे कारण थे, जिसके एक कारण में आर्यों का आगमन भी था। तो इस प्रकार से आर्य सभ्यता की शुरुआत यहाँ से होती है, यानी जहाँ आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है वहीं से भारत में एक नई सभ्यता आर्य सभ्यता की शुरुआत होती है। चूंकि आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इस सभ्यता के निवासियों ने 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों के आधार पर आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता को इनके काल के अनुसार, मतलब आप समझ सकते हैं कि चूंकि पूर्व काल में ऋग्वेद की रचना हुई, तो वैदिक काल के प्रारंभिक भाग को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वही 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये है आर्य। आर्य जो है वो कहाँ से आए, और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या भारत था। इस बात को लेकर के समय समय पर अनेक मत जो है वो सामने भी आते रहे हैं। इसे लेकर के अलग अलग मतभेद भी सामने आते रहे हैं। जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, यानी वो भारत से बाहर के निवासी नहीं थे। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि आर्य जो है वो भारत के निवासी थे। तो आइए आज के क्लास में हम ये देखते हैं कि आर्य कहाँ से आए और इनके आगमन के संबंध में अलग अलग इतिहासकार किस प्रकार की बातें आपके सामने या लोगों के सामने या इतिहास के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आर्य जो भारत में आए तो उनके आगमन से 4 प्रकार के सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत तो है कि आर्य जो है उनका आगमन यूरोप से हुआ, यानी ये यूरोप के मूल निवासी थे और यूरोप से होते हुए वे भारत आए थे। तो यूरोप में इनका निवास स्थान कहाँ था? इतिहासकार कहते हैं कि इनका निवास स्थान जर्मनी था, इनका निवास स्थान रूस था, इनका निवास स्थान लिथुआनिया था, नॉर्वे था, स्वीडन था। ये किसी भी जगह से आकर के भारत में बसे थे, यानी कि यूरोप से आर्यों की शाखा जो है वो भारत आई और यूरोप से ही आर्यों की शाखाएं जो है वो अन्य जगह पर उनका विस्तार हुआ। तो इस प्रकार का जो मत प्रतिपादित होता है उसके मूल में क्या है? तो इसके मूल में है भाषाई विज्ञान, इसके मूल में है नस्ल की समानता, इसके मूल में है वनस्पति विज्ञान। वो किस प्रकार से? तो सबसे पहले चलिए आते हैं हम भाषाई विज्ञान पे। मतलब भाषा विद जो है या भाषा के जो विद्वान है वो किस प्रकार आर्यों का संबंध यूरोप से जोड़ते हैं, वो हम देखते चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए, वो कहते हैं कि आर्य जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं या बोलते थे उसी प्रकार की भाषा यूरोप में बोली जाती थी, यानी दोनों ही भाषाओं में समानता थी। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि आर्य जो है वो संस्कृत बोलते थे, ये आप याद रखिएगा। तो संस्कृत में माता पिता को क्या कहते हैं? मातृपितृ। ठीक है, उसी तरह से जैसे अंग्रेजी में, संस्कृत में तो मातृपितृ हो गया, अंग्रेजी में फादर और मदर हो गया, ग्रीक में मेटर और पेटर हो गया, लैटिन में मीटेर और पिटेर हो गया, और जर्मन में फातेर और मतेर हो गया। देखिए ये सारे शब्द आपस में कितना ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार भाषाओं को आधार मान करके
कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि आर्य जो है वो यूरोप से भारत आए थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि वहीं पे कुछ विद्वान हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि पेनका पेनका जो है वो जर्मन इतिहासकार हैं, और उनका मानना है कि जिस प्रकार की शारीरिक बनावट आर्यों की है, ठीक उसी प्रकार की शारीरिक बनावट जर्मनी के लोगों की है। तो इनका जो नस्ल है वो एक ही है, इनकी जाति जो है एक ही है। आर्य जो है इनका कद लंबा, गोरे चौड़े लंबे हुआ करते थे, और जर्मनी के निवासी भी ऐसे ही हैं। तो पेनका महोदय का मानना है कि जर्मनी के लोगों की समानता आर्यों से है, इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में जर्मनी था। उसी प्रकार से पी गर्ल्स महोदय कहते हैं कि आर्य जिन खाद्यान्न का, जिन पशुओं का, जिन वनस्पतियों का अपने ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लेख करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो डैन्यूब घाटी, डेनमार्क घाटी में पाई जाती हैं। तो डैन्यूब घाटी या डेनमार्क जो है, नॉर्वे लिथुआनिया का जो प्रदेश है, यह प्रदेश जो है वो आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, या इसे मानना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहीं से आर्यों की एक शाखा जो है वो निकल करके भारत आई और बाकी विश्व के अनेक स्थानों में फैल गई। तीसरा इतिहासकार जो है वो नेहरिंग है। नेहरिंग कहते हैं कि आर्यों ने अपनी पुस्तकों में, अपने वेदों में जिस प्रकार के वनस्पतियों की चर्चा की है, वो सारे के सारे वनस्पति जो है वो यूरोप में पाए जाते हैं। तो लिहाजा आर्य जो है वो यूरोप से ही आए थे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि सिर्फ भाषा के आधार पर, या सिर्फ नस्ल के आधार पर, सिर्फ वनस्पतियों के आधार पर, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, सिर्फ इतिहास के आधार पर आर्यों को यूरोप का मूल निवासी नहीं माना जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी दो जातियां लंबे समय तक एक दूसरे के परस्पर संपर्क में रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों की भाषाओं में समानता का आ जाना बहुत ही मतलब कॉमन चीज है, बिल्कुल ये कॉमन है। जैसे आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि बिहार प्रांत का कोई व्यक्ति है जो 20 साल, 25 साल, 50 साल यदि वो बंगाल में रह लेता है तो उसे बंगाली भाषा का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार यदि कोई बंगाली 20, 25, 50 साल गुजरात प्रांत में रह लेता है तो उसे गुजराती आ जाती है। सॉरी। जिस प्रकार भारत का कोई व्यक्ति लंबे समय तक रशिया में रह जाता है तो उसे रूसी भाषा का ज्ञान हो जाता है। तो सिर्फ भाषाई समानता के आधार पर यह कह देना कि आर्य जो है वो उनका आगमन यूरोप से हुआ, ये कहीं से भी सिद्ध नहीं हो पाता है, या इस मत को यहीं पर काट दिया जाता है। अन्य इतिहासकार जो है इस मत को काट देते हैं, और ना ही वनस्पति के आधार पर, ना ही जातीय समानता के आधार पर, ना ही नस्ल के आधार पर यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने के लिए इतिहासकार तैयार हैं। क्योंकि जिस प्रकार के नस्ल की वो चर्चा करते हैं, वो सामने इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, उस प्रकार का नस्ल तो अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो यही क्यों माना जाए, जैसे भारत में भी आर्य हैं, जैसे कि मध्य एशिया के निवासी भी आर्यों की संतान है, तो किस आधार पर माना जाए कि सिर्फ यूरोप से ही आर्यों का आगमन जो है वो भारत में हुआ। तो इस तरह से जितनी भी समानताएं स्थापित करने की चेष्टा की गई है, उन सभी जो भी विशेषताएं हैं उनको काट दिया गया है। इतिहासकारों ने एक मतलब काट करके इस मत को साइड कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्यों के आगमन के लिए जो दूसरा प्रमुख मत है, वह मत है मध्य एशिया का सिद्धांत। जी हाँ, मध्य एशिया का सिद्धांत। आपको यहाँ याद रखना है कि आर्य मध्य एशिया से आए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स मूलर थे। उनका कहना है कि आर्य जो है उनकी पुस्तक ऋग्वेद और ईरानी आर्यों की पुस्तक जेंद अवेस्ता में बहुत सारी समानताएं हैं।
भाषा की समानताएं हैं। साथ ही साथ आर्य ऋग्वेद में जिस प्रकार के भोजन का, जिस प्रकार की वनस्पतियों का, जीवों का, पशुओं का उल्लेख करते हैं, वह सारी चीजें मध्य एशिया में पाई जाती थी। जैसे कि आप देखते हैं कि आर्य मुख्य तौर पर घोड़े का प्रयोग करते थे और मध्य एशिया के निवासियों को भी घोड़े का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ घोड़े को आधार मान करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। हालांकि मैक्स मूलर साहब एक बात और कहते हैं कि ध्यान रखने वाली बात है कि शक, हुन, कुषाण या जितनी भी विदेशी जातियां हैं, या आप ये भी मान लीजिए कि जब हम मध्यकाल को पढ़ते हैं, जब हम मुस्लिम आक्रांताओं को पढ़ते हैं, जब हम तुर्की आक्रांताओं को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये मध्य एशिया से होकर के ही भारत आए। इसी आधार पर मैक्स मूलर साहब ये कहते हैं कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से होकर के आए थे। लेकिन मैक्स मूलर के सिद्धांत से भी लोग सहमत नहीं है, इतिहासकार सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आर्यों को नाव की जानकारी थी, आर्यों को हाथी की जानकारी थी, घोड़े की जानकारी थी, लेकिन वो आम से अपरिचित थे, वो बरगद से अपरिचित थे, उन्हें पीपल का ज्ञान था। और आर्यों ने जिस प्रकार की वनस्पतियों का उल्लेख किया है, वो सारी की सारी वनस्पतियां आपको सप्त सिंधु के प्रदेश में मिलती है, ना कि मध्य एशिया में मिलती है। तो हम जब देखते हैं कि ऋग्वेद में जो भी वनस्पतियां हैं वो मध्य एशिया में नहीं पाई जाती, जो भी जानवर हैं वो मध्य एशिया में नहीं पाए जाते, तो वो सारे के सारे सप्त सिंधु प्रदेश में पाए जाते हैं। तो किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्य जो है उनका आगमन मध्य एशिया से हुआ? यानी ये सिद्धांत यहाँ भी समाप्त हो जाता है, इस सिद्धांत से भी लोग सहमत नहीं है, ये यहाँ खत्म हो गया। अगला सिद्धांत आर्यों के आगमन को लेकर के है, वो है उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत या आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। यानी कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो कि ये मानते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से भारत आए, आर्कटिक प्रदेश से होकर के भारत आए। और इस सिद्धांत के सबसे बड़े प्रतिपादक जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक हैं। और अपने सिद्धांत के लिए उन्होंने जो प्रमाण उपलब्ध कराया है या जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनका कहना है कि आर्यों ने अपनी पुस्तक जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में जिन ऐसे प्रदेश का वर्णन किया है जो कि प्रारंभ में बहुत ठंडे थे, और इन्हीं जगहों से होकर के आर्य अन्य दिशाओं में फैले। तो ये प्रदेश कौन सा था? ये प्रदेश आर्कटिक प्रदेश था, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना है। उनका मानना है कि आर्य एक ठंडे प्रदेश में रहते थे, लेकिन एकाएक से भौगोलिक परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, और वहां एक भयंकर हिमपात होता है। उस हिमपात के बाद में आर्यों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ता है। वहां से निकल करके आर्य पश्चिमी प्रदेशों में जाते हैं, आर्य ईरानी प्रदेशों में जाते हैं, और आर्यों की एक शाखा जो है वो भारत में भी आती है। अपने तर्क के संबंध में वो कहते हैं कि आर्य अपने जो युग है, मतलब जो वर्ष है, उसकी गणना पहले शरद ऋतु से करते हैं, पहले शीत ऋतु से करते हैं, फिर वो शरद ऋतु पर आ जाते हैं। यानी कि पहले वो ऐसे जगह में रहते थे जो कि ठंडा था, उसके बाद में वो समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में आ जाते हैं। तो ये समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश आपका सप्त सिंधु प्रदेश ही हो सकता है, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का मानना है। लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक मानते हैं और उनके इस मत से अन्य इतिहासकार सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि आर्यों ने अपने मूल निवास स्थान का ही अपनी पुस्तक में जिक्र किया हो सकता है उन्होंने अपना यात्रा वृतांत या यात्रा में जितनी भी चीजें उन्हें नजर आई होंगी, उन्हें दिखाई दिया होगा, उन चीजों का वर्णन भी आर्यों ने किया होगा। तो किस आधार पर यह माना जाए कि उनकी बुद्धि इतनी कम थी कि उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र का ही वर्णन किया है? तो उनकी बातों से भी लोग सहमत नहीं है, और उनका यह भी मानना है कि अपनी बातों को
अकाट्य बनाने के लिए या एक मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने साहित्यिक स्रोतों का सहारा लिया। और ये साहित्यिक स्रोत जो है वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होते हैं, उसमें कपोल कल्पना का भी बहुत ज्यादा सहारा लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये मत भी खंडित हो जाता है कि आर्य जो है वो आर्कटिक प्रदेश से आए, आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो ये है कि आर्य भारत में कहीं भी बाहर से नहीं आए। आर्य जो है वो भारत के मूल निवासी हैं और यहीं से इनकी एक शाखा ईरान गई, एक शाखा पश्चिम में गई और एक शाखा इनकी यूरोप में गई। और इसके लिए जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि शक, हूण, कुषाण इत्यादि जातियां मध्य एशिया से होकर भारत आई थी। तो क्या भारत से कोई जाति बाहर निकल करके नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सप्त सिंधु प्रदेश को देवकृत योनि कह करके पुकारा है। ठीक है, वो देवताओं का इसे निवास स्थान मानते हैं। इसके अतिरिक्त आर्य जो है वो जिस वनस्पति का उल्लेख करते हैं, जिस प्रकार की उनकी शरीर रचना है, जिस प्रकार का उनका खान पान रहा है, ये सारी चीजें सिद्ध करती हैं कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, आर्य भारत के मूल निवासी थे। ठीक, यहाँ तक ये पॉइंट हो गया। लेकिन एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आर्य यदि बाहर से नहीं आए तो आर्य सभ्यता भारत की पहली सभ्यता क्यों नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता क्यों है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि आर्य, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ मिश्रित प्रजाति के लोग रहते थे, है ना। इसी में एक प्रजाति जो थी वो आर्यों की थी और आगे चल करके आर्यों का इन्हीं के साथ में एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष के क्रम में यहाँ जो सिंधु घाटी निवासी थे वो दक्षिण की ओर ढकेल दिए जाते हैं। युद्ध में कुछ मारे जाते हैं, कुछ दक्षिण की ओर ढकेल दिए जाते हैं और पूरे के पूरे सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों का निवास स्थान बन जाता है या उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। वहां से वो बढ़ते 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 नीचे गया तक, अवध तक, अयोध्या तक आते हैं। ठीक, और इनकी एक शाखा जो है वो विदेशों में भी जाकर के बसती है। तो सबसे ज्यादा जो तर्कपूर्ण बातें हैं वो आपका भारत जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है, ये इसके लिए उभर करके सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। और दूसरी बात यह है कि आर्य जो है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आर्य जो है उनका संघर्ष यहाँ की जनजातीय कबीलों से हुआ। ये जनजातीय कबीले जो है ये सिंधु घाटी निवासी हो सकते हैं जिनका आर्यों के साथ में युद्ध हुआ जिसमें ये पराजित हुए। ठीक, और दूसरी बात ये भी है कि आर्य जो है इनका आपस में भी संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष में इनके अनेक कबीले थे जिन्हें कि जन कहा जाता था, कबीले का नेता राजन कहा जाता था। और इसी प्रकार की एक घटना हम पाते हैं कि भरत कबीले का प्रमुख जो था वो सुदास था। ये कहानी भी है, भरत कबीले का प्रमुख सुदास था और उसने विश्वामित्र को अपना राज पुरोहित नियुक्त करके रखा हुआ था। विश्वामित्र जो है वो काफी गुस्सैल, क्रोधी प्रवृत्ति के ऋषि थे जैसा कि इतिहास बताता है। तो ऐसी स्थिति में सुदास ने विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा करके वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित बना लिया। तो कुपित विश्वामित्र ने 10 राजाओं का एक ग्रुप, एक कबीला है ना तैयार किया, एक संघ तैयार किया, एक संगठन तैयार किया और इन 10 राजाओं का सुदास कबीले के साथ में युद्ध हुआ। भरत कबीले के साथ में युद्ध हुआ। इस युद्ध को दाशराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध ऐसा कहा जाता है। ये 10 राजाएं कौन थे? ये 10 राजा 10 जन के प्रतिनिधि थे जिन्होंने विश्वामित्र के सेनापतित्व में
या अगुवाई में भरत कबीले के साथ में युद्ध किया, और यह युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और इस दाशराग युद्ध का वर्णन हम ऋग्वेद में पाते हैं। तो आज ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान के संबंध में क्या मत है, उस मत की विवेचना कीजिए। अक्सर ये प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है, और जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही चलिए, ये तो हो गया कि आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि आर्यों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, और उन्होंने किस प्रकार एक धीरे धीरे बढ़ते हुए एक विशाल प्रदेश को अपने अधिकार में ले लिया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।